लक्ष्मी नगर में अंगत नगर इलाके से, जहां घरेलू झगड़े के दौरान पति ने अपना आपा खो दिया और उसने अपनी पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। और जब बीच बचाव करने बच्चे आए तो उसने दोनों बच्चों पर भी चाकू से हमला कर दिया। उसके बाद आत्महत्या करने की कोशिश में खुद को भी चाकू मार लिया। शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पहुंचते ही पत्नी ने दम तोड़ दिया। वहीं पति की भी देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि दोनों बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर है। इस मामले में पड़ोसियों का ये कहना है कि पति और पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था और पति ने पहले भी कई बार पत्नी के साथ मारपीट की थी। इसको लेकर उसकी पत्नी ने कई बार पुलिस से भी शिकायत की। कोई बात पता नहीं, बच्चों को लेके अचानक आई है और अचानक ऊपर से आया, बताया बेटा बता रहा ऊपर से आया चाकू लेके। हम लोग कॉल पे थे क्योंकि ये घर में एंट्री जब करते हैं तब तक ताला नहीं लगा लेते, हम तब तक कॉल नहीं रखते। एकदम से कॉल पे चीखने की आवाज आई, हम घर से भाग के आए। और दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इसी बड़ी खबर पर। दीपक, बेहद ही चौंकाने वाला और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हालांकि पति पत्नी की मौत हो चुकी है, लेकिन पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि शुरुआत से ही पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता था और आए दिन किसी न किसी बात को लेकर इन लोगों के बीच में झगड़ा होता था, क्योंकि पत्नी चाहती थी कि इस घर को बेचकर दूसरे घर में कहीं पर शिफ्ट हो जाए, दिल्ली में ही। लेकिन जो पति था वो काफी समय से मना कर रहा था, क्योंकि उसका जो काम है, जो एसी मैकेनिक वो था, उसका काम उसका लक्ष्मी नगर के आसपास ज्यादा बेटर था। तो इसी को लेकर रोजाना पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता था और इतना ये झगड़ा बढ़ जाएगा इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, क्योंकि जब आरोपी नीरज ने पहले पत्नी पर हमला किया था, देर रात काफी झगड़ा था उनके बीच में। उसके बाद उसने दोनों बच्चे जो उनके 8 और 12 साल के थे उनके ऊपर हमला किया, जो बचाने आए थे, और उसके बाद उसने खुद को भी चाकू से घायल कर लिया था। पत्नी की मौके पर मौत हुई थी। तो फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच कर रही है और फिलहाल दोनों बच्चों की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। शुक्रिया दीपक बिष्ट इस तमाम जानकारी के लिए आपका। दिल्ली के पास गाजियाबाद के एक हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई जिस पर हंगामा मच गया। लिफ्ट में एक पालतू कुत्ते ने 9 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। घटना के वक्त कुत्ते की मालकिन भी लिफ्ट में मौजूद थी और उन्होंने कुत्ते के गले में बंधे पट्टे को पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी कुत्ते के बच्चे ने काट लिया। 9 साल का बच्चा लिफ्ट में पहले से मौजूद था। उसके कंधे पर स्कूल का बैग था और वो ट्यूशन पढ़कर लौट रहा था। अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला और एक महिला अपने पालतू कुत्ते के साथ लिफ्ट में आ गई। महिला पीछे की तरफ आती गई, जबकि बच्चा पहले से पीछे था। कुत्ते के साथ महिला को देखकर बच्चे को शायद डर लगा होगा, इसलिए वो अगले हिस्से की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी कुत्ते ने अचानक उस पर हमला कर दिया। बच्चा कराहने लगा, उसे बुरी तरह चोट लगी थी, लेकिन महिला का बर्ताव देखकर ऐसा जरा भी नहीं लगा कि उसे बच्चे पर रहम भी आया हो। बच्चे को इतनी जोर से चोट लगी थी कि उसका खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन महिला केवल तमाशा देखती रही। लिफ्ट खुली तो महिला निकलने की कोशिश करने लगी। कुत्ते ने फिर बच्चे को काटने की कोशिश की, लेकिन वो बचने में कामयाब रहा। सोसाइटी की लिफ्ट में हुए इस हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि पालतू कुत्तों से आम लोगों को होने वाले खतरों पर एक नई बहस छिड़ गई। इससे पहले पिटबुल कुत्तों के हमलों की वजह से भी पूरे देश में हंगामा मच गया था, क्योंकि पिटबुल कुत्ता दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता माना जाता है, जिसके हमलों में बड़ी संख्या में लोग जान गंवा चुके हैं। लेकिन गाजियाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में जिस कुत्ते ने हमला किया वो भी कोई कम खतरनाक नहीं है। ये कुत्ता बीगल नस्ल का बताया जा रहा है। बीगल एक शिकारी कुत्ता होता है। ब्रिटेन में ये खास तरह के शिकारी कुत्ते कई नस्लों को मिलाकर करीब 200 साल पहले बनाए गए थे। इनका मकसद था ब्रिटेन में फसलों की छोटे जानवरों से और खास तौर से खरगोश से बचाना। उन्हीं का शिकार करने के लिए शिकारी कुत्तों की ये नस्ल बनाई गई थी। बीगल कुत्तों की ऊंचाई काफी कम होती है। कम ऊंचाई होने की वजह से ये खेतों में खड़ी फसलों के बीच से अपना शिकार की तरफ आसानी से दौड़ लगा सकते हैं। इनमें गजब की फुर्ती होती है। हालांकि इन्हें पालने पर कोई रोक नहीं और पालतू जानवरों का व्यापार करने वाले इन कुत्तों को बिना किसी रोक टोक के बेचते भी हैं। लेकिन इस तरह के शिकारी कुत्ते केवल परिवार के लोगों या अपने मालिक की तरफ ही वफादार हो सकते हैं, लेकिन घर के बाहर के किसी भी शख्स पर यह हमला कभी भी कर सकते हैं। खासतौर पर इन कुत्तों की कमी यह है कि इन्हें कैद में रहना या चार दीवारी में रहना अच्छा नहीं लगता। ऐसे कुत्तों को अगर घूमना फिरना वक्त पर ना मिले तो ये अपना दिमागी संतुलन तक खोने लगते हैं और हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए हर वक्त इनकी सेवा करना आसान नहीं है। मसलन जिस कुत्ते ने लिफ्ट में बच्चे पर हमला किया उसका एक और वीडियो वायरल हुआ। लिफ्ट वाली घटना के बाद वो महिला सोसाइटी के बेसमेंट में कुत्ते को घुमाती हुई देखी गई।
जिस बच्चे को कुत्ते ने काटा उसके पिता ने ये वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया। हैरानी की बात यह है कि कुत्ते को घुमाने के लिए किसी पार्क में, सड़क पर या खुली जगह पर नहीं, बल्कि सोसाइटी के एक बेसमेंट को चुना गया। ऐसा अगर कुत्ते के साथ अक्सर होने लगे तो ये भी उसके बर्ताव में बदलाव की वजह बन सकता है। ऊपर से शिकारी कुत्तों की फितरत ही कुछ ऐसी होती है, इन्हें खास तरह की ट्रेनिंग देना सबसे जरूरी माना जाता है। लेकिन परेशानी केवल ट्रेनिंग नहीं, बल्कि ये है कि इस तरह के शिकारी कुत्तों के लिए देश में कोई नियम नहीं। जिनके घरों में ये कुत्ते हैं वो तो इन्हें घर के किसी सदस्य से कम नहीं मानते, लेकिन पड़ोसियों के लिए ये कुत्ते बहुत बड़ा खतरा बन रहे हैं। इसलिए अब ऐसे कुत्तों पर सख्त नियम बनाने की मांग भी उठने लगी है। देश के कई शहरों में पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के नियम का पालन किया जाता है। ऊपर से देश के बड़े हिस्सों में हाउसिंग सोसाइटी और बहुमंजिला इमारतों का बढ़ रहा चलन बड़े खतरे की घंटी है। जिस लिफ्ट में एक कुत्ते ने महज 9 साल के बच्चे पर हमला किया, उस लिफ्ट में कोई भी हो सकता था। वो किसी का भी बच्चा हो सकता था, कोई बुजुर्ग या कोई महिला या कोई गर्भवती महिला भी हो सकती थी। पालतू कुत्ते के हमले में कोई अनहोनी कभी भी कहीं भी हो सकती है। इसलिए अब आवाज उठने लगी है कि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सख्त नियम बनाए जाएं। लोगों को लगने लगा है कि ये पालतू कुत्ते अब बड़ा खतरा हैं। तो इसके पास कुत्ता है, वो अपने कुत्ते को समझता है कि उसका बच्चा है। सही बात है कि समझिए, पालिए भी, मगर अगर ये किसी को हानि पहुंचाते तो सही नहीं है। ऐसी घटनाओं का विरोध करने वाले भी मानते हैं कि वो पालतू कुत्तों के विरोधी नहीं हैं। और सोसाइटी में आप देखेंगे तो बहुत बच्चे हैं, शाम को बहुत सारे बच्चे यहाँ इस सोसाइटी में घूमते हैं। गाजियाबाद की घटना में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बच्चे के पिता की तहरीर के आधार पर थाना नंदग्राम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। लेकिन बहुमंजिला इमारतों में इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं, इसलिए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि देश में कई शहरों में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सख्त नियम भी बनाए गए हैं। कुछ जगहों पर लिफ्ट में पालतू कुत्तों को ले जाने पर रोक लगी है। उन जगहों पर पालतू कुत्तों को सीढ़ियों से ही ले जाया जाता है ताकि बाकी लोगों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता ना हो। कुछ जगहों पर पालतू कुत्तों के आने जाने के लिए सिर्फ सर्विस लिफ्ट के इस्तेमाल का नियम बनाया गया ताकि बाकी लोगों को कोई असुविधा ना हो। कुछ जगहों पर तो पालतू कुत्तों को रखने पर ही रोक लगाई गई है। हालांकि 1960 के क्रूटली एनिमल एक्ट के तहत ऐसे ज्यादातर नियमों पर बड़ा प्रहार किया गया है, क्योंकि ये एक ऐसा कानून है जो जानवरों पर होने वाली ज्यादती को बंद करने के लिए बनाया गया था। ये कानून कहता है कि पालतू जानवरों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुत सी हाउसिंग सोसाइटी के बनाए गए नियमों पर अदालतों में मुकदमे भी चल रहे हैं और बहुत से नियम रद्द भी किए जा चुके हैं, जबकि कई जगहों पर लोग चाहकर भी सख्त नियम लागू नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये कि जानवरों की सुरक्षा के लिए तो सख्त कानून है, पर खतरनाक शिकारी कुत्तों से सुरक्षा के लिए कानून सख्त नहीं दिखता है। और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां पुलिस ने रेलवे के नाम पर फर्जी जॉब रैकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 6 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उसमें पता ये चला है कि दिल्ली और आसपास के कुछ राज्यों से जॉब रैकेट चलाया जा रहा था और पैसे लेकर अपॉइंटमेंट लेटर और ई कार्ड देते थे। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है दिल्ली में किस तरीके से फर्जी जॉब रैकेट लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। रेलवे के नाम पर यह जॉब रैकेट चल रहा था, जिसमें 5 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है और साथ ही इन आरोपियों से अब पूछताछ जारी है। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उसके खिलाफ दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस अमेरिका की मदद करेगा। अमेरिका पहले से ही ताइवान के साथ खुलकर खड़ा है और वो कई बार चीन को ये धमकी दे चुका है कि उसने ताइवान पर हमला किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बीच फिलीपींस ने भी अपनी नीति साफ कर दी है कि अगर चीन और ताइवान के बीच जंग हुई तो वो इस युद्ध में अमेरिका की पूरी मदद करेगा, जिसका मतलब ये कि चीन को ताइवान और अमेरिका के साथ साथ अब फिलीपींस से भी पार पाना होगा। यानी जंग की शुरुआत से पहले ही चीन के दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो चीन के लिए आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि चीन के विरोधी देश उसकी घेरेबंदी में जुट गए हैं ताकि उस पर दबाव बनाया जा सके। और इसी कड़ी में फिलीपींस ने भी साफ कर दिया कि ताइवान से जंग छिड़ने पर चीन से लोहा लेने के लिए अमेरिकी सेना उसकी धरती का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही फिलीपींस ने ये शर्त भी रख दी कि वो इसकी मंजूरी तभी देगा जब चीन की वजह से उसकी सुरक्षा खतरे में होगी। यानी जब फिलीपींस को यकीन हो जाएगा कि चीन उसकी सीमा में भी घुसकर हमला कर सकता है, तब वो अपनी धरती का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करने की इजाजत दे देगा और तब अमेरिकी सेना वहां अपना बेस बना सकती है ताकि चीन के खिलाफ न केवल बड़ी संख्या में सैनिकों बल्कि घातक हथियारों और लड़ाकू विमानों समेत जंगी जहाजों की तैनाती की जा सके।
जिनकी मदद से ड्रैगन के हर चाल का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, क्योंकि फिलीपींस और ताइवान के बीच महज 200 किलोमीटर की ही दूरी है और इसके अलावा चीन और फिलीपींस के बीच रिश्ते भी उतने अच्छे नहीं। और इसकी वजह है दक्षिण चीन सागर, जहां चीन की दादागिरी हद से ज्यादा चलती है। चीन इस इलाके पर अपना कब्जा होने का दावा करता है और जो देश उसका विरोध करते हैं वो उन्हें आंख दिखाता है। माना जाता है कि इसी वजह से चीन और फिलीपींस के बीच 2009 से ही विवाद जारी है। माना जाता है यही वजह है कि चीन और फिलीपींस के बीच 2009 से ही विवाद जारी है। कहा तो ये भी जाता है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की वजह से ही फिलीपींस तेल और गैस से जुड़े प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पाता। इतना ही नहीं, उस इलाके में मछली पकड़ने पर भी चीन आए दिन बखेड़ा खड़ा कर देता है, जिससे तनाव की स्थिति बन जाती है। इन्हीं वजहों से फिलीपींस चीन से तंग आ चुका है और वो उसे सबक सिखाने के लिए उसके दुश्मनों का साथ देने के लिए भी तैयार है। महाराष्ट्र के नासिक से एक तेंदुए के हमले का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां रात के अंधेरे में तेंदुए ने एक कुत्ते को अपना शिकार बना लिया, जिसकी तस्वीरें वहां लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में साफ दिखा कि रात के अंधेरे में 2 कुत्ते एक सुनसान सड़क के बीचों बीच बैठे थे, जिनमें एक कुत्ता सड़क के एक तरफ चला गया, जिसके बाद दूसरा कुत्ता भी उठा और पहले वाले के पीछे जाता हुआ नजर आया। आने वाले खतरे से अनजान ये दोनों कुत्ते एकदम शांत थे, लेकिन तभी सड़क के एक किनारे घात लगाकर बैठे तेंदुए ने उस पर हमला बोल दिया और वो बच पाता उससे पहले ही उसे मुंह में दबोच कर लौट गया। ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि कुत्ते को संभलने का मौका तक नहीं मिला, जबकि तेंदुए के हमले के बाद अपने साथी को बचाने के लिए दूसरा कुत्ता भी तेंदुए के पीछे भागता हुआ नजर आया। इस बीच कर्नाटक में जोरदार बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। राजधानी बेंगलुरु के बसव नगर में तो सैलाब ने ऐसा कहर बरपाया कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि वहां इतना पानी भर गया कि लोगों की घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। सैलाब के सितम का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़कें नदी में तब्दील दिखाई दी। तेज रफ्तार से बह रहे पानी को देखकर ऐसा लगा जैसे कोई नदी वहां से बहने लगी हो। लोगों के घरों के बाहर चारों तरफ सिर्फ सैलाब का ही कब्जा दिखाई दिया। कई गाड़ियां पानी में आधे से ज्यादा डूबी नजर आईं। वहीं बेंगलुरु के एक दूसरे इलाके में पानी के बीच फंसे लोगों का बुलडोजर से रेस्क्यू किया गया। पानी की तेज धार के बीच बुलडोजर लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाता दिखाई दिया। लेकिन ऐसी ही तस्वीरें बेंगलुरु के दूसरे कई इलाकों से भी सामने आई, जहां घरों में कैद लोगों ने ऑफिस जाने के लिए अपनी महंगी गाड़ियों को छोड़कर ट्रैक्टर का सहारा लिया और ट्रॉली पर बैठकर वो ऑफिस जाते दिखाई दिए। सैलाब के बीच ट्रैक्टर ने कर्मचारियों को भी कई चक्कर लगाकर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बेंगलुरु के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, लेकिन बारिश की सबसे ज्यादा मार निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को पड़ी। हाँ, हम लोगों को ऑफिस जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। इतना पानी है, रूम का सामने भी इतना पानी है। भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में इतना पानी भर गया कि उसे निकालने के लिए मोटर का सहारा लेना पड़ा। बेंगलुरु के निचले इलाकों में सैलाब ने ऐसा सितम ढाया कि लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। कई लोग सड़क पर घुटने तक भरे पानी के बीच से सामान के साथ दूसरी जगह पर जाते नजर आए। लेकिन इसी दौरान एक हादसे ने सभी को हिलाकर रख दिया, जिसमें एक लड़की की मौत हो गई। और ये हादसा उस वक्त हुआ जब 22 साल की ये लड़की रात में दफ्तर से लौट रही थी, लेकिन इसी दौरान सड़क से लबालब भरे होने से उसके स्कूटर का संतुलन बिगड़ गया। तो उसने बचने के लिए वहीं पास में खड़े बिजली के खंभे को पकड़ लिया, जिसके बाद उसे बिजली का जोरदार झटका लगा और उसकी मौत हो गई। तो दूसरी तरफ बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने से लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ चुकी हैं। सैलाब की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार ही थम गई और लोग घंटों भीषण जाम में फंसे रहे। हाईवे और अंडरपास में इतना पानी भर गया कि गाड़ियों के पहिए थम गए। लगातार हुई बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें गायब दिखी। सैलाब की वजह से जाम में फंसे लोगों को घर तक पहुँचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ लोग तो घुटने तक भरे पानी के बीच पैदल ही सड़क पार करते दिखाई दिए। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से लगातार जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां ज्यादातर जिलों में सड़कें पानी में डूब गईं और लोग सैलाब के बीच जान जोखिम में डालकर सड़क पर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने तो इस हफ्ते और भी ज्यादा बारिश की चेतावनी जारी कर दी है, जबकि बेंगलुरु में पिछले 24 घंटे में जितनी बारिश हुई इससे पहले उतनी बारिश 1901 में हुई थी, यानी करीब 125 साल में ऐसा दूसरी बार है जब शहर में एक दिन के अंदर इतना पानी बरसा। असल में बेंगलुरु में मानसून की बारिश एक साल में 2 बार होती है। पहली बार जून से सितंबर, जबकि दूसरी बार मानसून नवंबर और दिसंबर में आता है। जानकारी के मुताबिक इस बार बेंगलुरु के अलग अलग जिलों में 1 जून से 4 सितंबर के बीच करीब 748 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई।
और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। वहां सिवान में बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया है। इस हमले में पुलिस के एक जवान की मौत हो गई है। पुलिस शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई थी और छापेमारी करके लौट रही थी, तभी सिसवन थाना क्षेत्र के गयासपुर गांव के समीप कुछ लोग बैठे थे। पुलिस उन्हें खदेड़ना शुरू करती तो वहीं अपराधियों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक जवान की मौत हो चुकी है। बिहार के सिवान से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला किया है। चंद्रमोहन इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है। चंद्रमोहन, क्या कुछ अपडेट इस पूरी घटना को लेकर? बिल्कुल, देखिए यह घटना सिवान जिले के सिसवन थाने के गयासपुर गांव की है, जहां पर जानकारी मिली थी पुलिस को कि वहां पर कुछ शराब छुपा कर रखा हुआ। और जैसे ही पुलिस पहुंची और छापेमारी कर लौट रही थी, तभी गांव के किनारे कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें एक सिपाही की मौत हो गई है और एक ग्रामीण जिसके ऊपर अपराधियों ने फायरिंग किया है, उसकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। वो अभी अस्पताल में भर्ती है। लेकिन जिस तरह से अपराधी पहले से जिनको जानकारी मिली थी कि पुलिस इस इलाके में आ रही है छापेमारी करने शराब की सूचना के बाद, और उसके बाद पुलिस के ऊपर जो हमला किया गया है, साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं न कहीं अपराधियों के मनोबल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और यही वजह है कि जब छापेमारी रही थी, उसी दौरान उसी गांव के किनारे बैठे कुछ अपराधियों ने यह हमला कर दिया है, जिसमें एक आदमी जो सो रहा था उसके ऊपर उसको भी गोली लगी है, जिसको अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि एक पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है और अभी भारी संख्या में पुलिस बल उस इलाके में पहुंचे और लगातार छापेमारी की जा रही है कि कौन लोग थे जो इस तरह से पुलिस के ऊपर हमला किए हैं। बिल्कुल, बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में एक के बाद एक मामले इस कदर निकल रहे हैं कि बदमाशों के मनोबल को बताते हैं कि बदमाश किस तरीके से बेखौफ होकर अब सीधे तौर पर पुलिस टीम पर हमला कर रहे हैं। शुक्रिया चंद्रमोहन इस तमाम जानकारी के लिए। छापेमारी करने पहुंची थी पुलिस की टीम सूचना के आधार पर, लेकिन उसी दौरान किस तरीके से बदमाशों ने घात लगाकर ये हमला किया, उसकी तस्वीर आप देखिए। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाती हुई अब दिख रही है। इधर ममता बनर्जी के परिवार की संपत्ति का मामला अदालत पहुंचा। कलकत्ता हाईकोर्ट में उस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें सीएम ममता बनर्जी के परिवार की संपत्ति अचानक बढ़ने के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों को इस मामले में 4 हफ्तों के अंदर हलफनामा दाखिल करने को कहा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सीबीआई ने टीएमसी विधायक परेश पॉल से कोलकाता में पूछताछ की। कोलकाता में टीएमसी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों को छोड़े जाने पर ऐतराज जताया। बरेली में अब कलेक्ट्रेट और तहसीलों में कर्मचारियों की टी-शर्ट और जीन्स पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने इसके लिए लिखित में आदेश भी जारी कर दिया। अपर जिलाधिकारी ने आदेश में लिखा कि कई कर्मचारी ऑफिस में फॉर्मल की जगह जीन्स और टी-शर्ट में आ रहे हैं और अफसरों के सामने भी इसी तरह पेश हो रहे हैं, जिसे लेकर कई बार निर्देश भी जारी कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग ड्रेस कोड का पालन नहीं कर रहे थे और इसीलिए ये लिखित आदेश जारी करना पड़ा। किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी जिस भी जगह पर है उसके लिए एक सामान्य वेशभूषा है कि वो लगेज अपीयर भी करेगी अधिकारी या कर्मचारी। इस आदेश के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया तो वहीं कुछ कर्मचारी इस आदेश को सही बता रहे हैं। अच्छा है कि मतलब ड्रेस कोड होना चाहिए। हम प्रशासनिक स्थल पर बैठे हुए हैं तो एक अच्छा एक निर्देश है कि वहाँ पर हम लोग मतलब एक कैजुअल फॉर्मल में आए। आदेश में साफ लिखा है कि अगर कर्मचारी इस आदेश का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां सेक्टर 32 में मौजूद एसडी कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में छात्र संघ के चुनाव को लेकर कहासुनी हो गई, जिसे मारपीट में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वीडियो में दिखा कि 2 गुटों में बटे कई छात्र एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए कॉलेज के बाहर तक आ गए। दावा किया गया कि उनके बीच चुनाव को लेकर कोई बहस हुई, जिसके बाद नौबत मारपीट तक आ गई। बताया गया कि इससे पहले वो कॉलेज के अंदर भी भिड़े और फिर ये लड़ाई सड़क तक आ पहुंची। कॉलेज के सामने मचे हंगामे की वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को भी काफी परेशानी हुई, जिसके बाद वहां गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हालांकि कुछ देर बाद कॉलेज मैनेजमेंट के लोगों ने आकर दोनों तरफ के छात्रों को अलग कराया, तब जाकर मामला शांत हुआ। उधर जम्मू कश्मीर के रामबन से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा।
जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया और सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। हालांकि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें पहले पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखाई दिए, फिर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गिरा और उसका मलबा हाईवे पर इकट्ठा हो गया। इसके साथ ही वहां धूल का गुब्बार भी उठता नजर आया। इस दौरान वहां प्रशासन की टीम मौजूद थी, जो बिना देरी किए खुदाई करने वाली मशीन से पहाड़ के मलबे को हटाने में जुट गई। इस बीच पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। पाकिस्तान रेंजर्स ने जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाकर गोलाबारी की, जिसका भारतीय सुरक्षा बल ने भी करारा जवाब दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच एक फ्लैग मीटिंग हुई, जिसमें बीएसएफ ने पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी पर कड़ा एतराज जताया। साथ ही पाकिस्तान को ऐसी हरकत का अंजाम और खतरनाक भुगतने की चेतावनी भी दी। फ्लैग मीटिंग में बीएसएफ ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल ने एक मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। और दिल्ली को ट्रैफिक जैम से निजात दिलाने के लिए एक प्लान पर काम हो रहा है। इस प्लान के मुताबिक दिल्ली के 77 कॉरिडोर पर अक्सर लगने वाले जैम से छुटकारा दिलाने के लिए काम करने की तैयारी है। इन जगहों पर लगने वाले जैम को खत्म करने के लिए सड़कों को दोबारा बनाया जाएगा। साथ ही जरूरत के हिसाब से फ्लाईओवर, अंडरपास और फुटओवर ब्रिज भी बनाने की तैयारी है। अगर ये प्लान कामयाब हुआ तो लाखों लोगों को रोजाना लगने वाले जैम से निजात मिल सकेगी। और बिहार के कटिहार में बाढ़ और बारिश से बुरा हाल है। निचले इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से राहत बचाव का काम जारी है। कटिहार में बाढ़ और बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में हाल बद से बदतर होते जा रही हैं। लोगों के घरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया। हाल ये है कि जहां भी नजर घुमाओ सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ऐसे में लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। प्रशासन की ओर से सतत निगरानी बरत रहे हैं। लगभग 72 सरकारी या प्राइवेट नाव का परिचालन किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से लोगों को शिफ्ट करने के लिए करीब 72 बोट तैनात की गई, जिनकी मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। वहीं प्रशासन की ओर से गांव वालों की सुविधा के लिए 50 अस्थायी शौचालय भी बनाए गए, साथ ही मेडिकल कैंप भी लगाए गए। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब के लुधियाना से। वहां एक कार हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और एक महिला गंभीर रूप से घायल है। दावा यह किया जा रहा है कि यह हादसा कार की तेज रफ्तार की वजह से हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में जान गंवाने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। बताया यह गया है कि सारे लोग किसी फैमिली फंक्शन से लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार की वजह से उनकी कार डिवाइडर से जा टकराई और फिर बिजली के खंभे से जा भिड़ी, जिसके बाद उसका हुलिया पूरी तरीके से बिगड़ गया। अब आसपास के लोगों और पुलिस की मदद से उसमें मौजूद एक महिला को अस्पताल में पहुंचाया गया, जो गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। तो पंजाब के लुधियाना में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। एक महिला बुरी तरीके से जख्मी है, नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जानकारी मिल रही है कि इस कार की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी, जिसकी वजह से इस कार का बैलेंस बिगड़ा और खंबे से जा टकराई। 8 जाने टोटल, 2-3 जाने एक लेडी CMC दाखिल आ ते 2 बच्चे बाहर डिगे सी, वो बच गए। इस बीच दक्षिण कोरिया पहुंचे ताकतवर तूफान ने वहां जमकर तबाही मचाई। समंदर में सुनामी जैसी लहरें उठने लगी। राजधानी सोल समेत दक्षिण कोरिया के कई हिस्सों में सड़कों पर सैलाब आ गया। तूफान की वजह से 20,000 घर अंधेरे में डूब गए। इस चक्रवाती तूफान को इस साल का सबसे खतरनाक तूफान कहा जा रहा है, जिसने दक्षिण कोरिया को दहला कर रख दिया। तूफान की वजह से दक्षिण कोरिया के दक्षिणी हिस्से में कुछ मिलीमीटर या सेंटीमीटर नहीं, बल्कि 3 फीट तक बारिश हुई। 3 फीट बारिश का मतलब कि शहर की सड़कों पर कमर तक पानी भरना। देखकर ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो। दक्षिण कोरिया पहुंचा तूफान सबसे पहले चेजू द्वीप और बुसान शहर के तटवर्ती इलाकों से टकराया। चक्रवात की वजह से वहां 133 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा तेज हवाएं चली, जिसकी वजह से समंदर में सुनामी जैसी लहरें उठती दिखाई दी। वहां समंदर के किनारे सड़क से गुजर रही गाड़ियां भी उन लहरों की चपेट में आ गईं। 2 गाड़ियां तेजी से आगे निकल गईं, जबकि एक गाड़ी ने तो अपना रास्ता ही बदल लिया। इस बीच वहां एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर देखने को मिली, जिसमें तूफान के खतरे के बीच एक आदमी समंदर के किनारे खड़े होकर वीडियो बनाता दिखाई दिया।
जबकि समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं, लेकिन उनसे बेपरवाह वो आदमी तूफान को मोबाइल में रिकॉर्ड करता नजर आया। तभी अचानक समंदर में उठी एक भीषण लहर ने उस आदमी को उठाकर किनारे से दूर धकेल दिया। पानी के धक्के से सड़क पर गिरा वो आदमी दूर तक फिसलता दिखाई दिया। इसके बाद वो उठा और अपना मोबाइल फोन संभालता हुआ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। हैरानी की बात यह है कि इतने शक्तिशाली तूफान के बीच भी वो बिना अपनी जान की परवाह किए बिना लापरवाही से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। हालांकि तूफान और भारी बारिश की वजह से राजधानी सोल और उसके आसपास के इलाकों में कुल 14 लोगों की मौत हो गई और इसके साथ ही हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया ताकि उनकी जान बचाई जा सके। तूफान ने दक्षिण कोरिया के दक्षिणी हिस्से में ही सबसे ज्यादा तबाही मचाई। वहां बुसान शहर में तेज हवा के साथ बारिश ने ऐसा कहर ढाया कि कई इलाकों की शक्ल ही बदल गई। सड़कों पर दूर दूर तक मलबा बिखरा दिखाई दिया, पेड़ उखड़े हुए नजर आए। दक्षिण कोरिया सरकार के मुताबिक तूफान की वजह से 20,000 से ज्यादा घरों की बिजली चली गई, जबकि दक्षिणी हिस्से में बसे करीब 3,500 लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके साथ ही 600 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया। तूफान ने 250 से ज्यादा उड़ानों पर ब्रेक लगा दिया और दक्षिण कोरिया में लोगों को दहलाने के बाद ये शक्तिशाली तूफान उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ गया, जिसके बाद ये ताकतवर तूफान अब चीन के लिए खतरा बनता जा रहा है। वहां इससे निपटने के लिए येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया है और चीन के पूर्वी हिस्सों के कई प्रांतों में तूफान का मुकाबला करने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई। आशंका जताई गई कि चीन में दक्षिण कोरिया की तरह ही तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है, यानी वहां भी तूफान सब कुछ तहस नहस कर सकता है। इसे देखते हुए चीन ने कई उड़ानों को रद्द कर दिया। वहां समंदर में नाव लेकर जाने पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए शंघाई में 50,000 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। बिहार के छपरा में एक तेज रफ्तार बाइक हादसे का शिकार हो गई। उसने पहले तो सड़क से गुजर रही दूसरी बाइक को टक्कर मारी और फिर पैदल जा रहे एक बुजुर्ग को टक्कर मारते हुए खुद भी गिर गया, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि सड़क से गुजर रही एक कार से बचने की कोशिश में तेज रफ्तार बाइक आगे चल रही एक दूसरी बाइक से टकरा गई। इस टक्कर की वजह से एक बाइक तो सड़क पर ही गिर गई, जबकि उसे टक्कर मारने वाले ने इसके बाद भी ब्रेक नहीं लगाए और सड़क के दूसरे किनारे पर पैदल जा रहे एक आदमी की तरफ बढ़ गई। वो आदमी संभल पाता उससे पहले ही बाइक उसके बिल्कुल नजदीक आ गई और बाइक पर पीछे बैठा लड़का उस आदमी से टकरा गया, जिसके बाद दोनों सड़क पर गिर गए, जबकि बाइक चला रहा लड़का तेजी से आगे की तरफ बढ़ गया, किनारे जाकर गिर गया। हादसे के बाद वहां मौजूद लोग घायलों की मदद के लिए दौड़ते हुए दिखे। बताया गया कि इस हादसे में 2 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर फैलाने के मामले में एक बड़ी साजिश सामने आई। मालूम चला कि यह अभियान आईएसआई के इशारे पर शहीर हैदर मलिक सियालवी नाम के एक शख्स ने शुरू किया था। शहीर सियालवी पाकिस्तान में एक राजनीतिक पार्टी चलाता है और खुद को युवाओं का नेता बताता है। 4 सितंबर को पाकिस्तान के मैच जीतते ही उसने एक वीडियो ट्विटर पर डाला था। वीडियो में मैच की आखिरी गेंद और उसके बाद शहीर के दोस्तों का जश्न दिख रहा है। दो बना ले। लेकिन इसी वीडियो क्लिप में उसने अर्शदीप सिंह का जिक्र भी किया। अर्शदीप अड्डा अपना मुंडा इंशाल्लाह खालिस्तानी है जी। ये जहर वो आईएसआई के इशारे पर फैला रहा है। मुमकिन है कि 18वें ओवर में कैच छूटने और 20वें ओवर में मैच खत्म होने के बीच इसकी स्क्रिप्ट तैयार हुई हो, यानी हो सकता है कि आईएसआई के अपने आकाओं के इशारे पर उसने इस तरह का वीडियो बनाया हो। आईएसआई को हमेशा ऐसे लोगों और संगठनों की तलाश रही है जो सिर्फ एक चेहरा बने रहे और जरूरत पड़ने पर वो अपने मोहरे के तौर पर इनको इस्तेमाल कर सके। और शहीर हैदर मलिक सियालवी ऐसे ही लोगों में है। पाकिस्तान में खुद को युवा नेता बताने वाला शहीर आजकल बाढ़ राहत काम में लगा हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो ऐसे छुट भैये नेताओं में है जिनका मकसद केवल आईएसआई को खुश करना ही होता है। और शहीर नाम के इस कथित युवा नेता की पोल अर्शदीप के खिलाफ जहर उगले जाते ही खुल गई। इससे पहले भी शहीर हैदर मलिक सियालवी भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। यहाँ तक कि उसने तहरीके लब्बैक जैसे संगठन का भी समर्थन किया था। तहरीके लब्बैक वही संगठन है जिसका हाथ उदयपुर के सिरतन से जुदा वाले मामले में सामने आया था। भड़काऊ बयान देने के मामले में केस तो उसके खिलाफ पाकिस्तान में भी दर्ज हैं, लेकिन फिर भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती, बल्कि पुलिस को गले लगाने का वीडियो वो सोशल मीडिया पर डालता है। आईएसआई को उसकी शह ऐसी है कि वो कुछ ना होते हुए भी अपने आप को इमरान खान से कम नहीं समझता। पहचान छुपाकर साजिश को अंजाम देने का जिक्र तो वो अपने भाषणों में भी करता है। वो खामोश इनकलाब लाना है इंशाअल्लाह ताला कि सिस्टम में ऐसे जाओगे पता ही न चले ये है कौन।
सबसे बड़ी बात तो ये कि उसका कनेक्शन सिक्स फॉर जस्टिस से भी सामने आ चुका है। भारत में खालिस्तान की आग को हवा देने की जो कोशिश सिक्स फॉर जस्टिस जैसे संगठन करते रहे हैं, शहीर उनकी मदद करने से नहीं चूकता। यानी भारत के दुश्मनों के प्रोपेगेंडा में वो पहले से शामिल रहा है। इधर नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन के इस्तेमाल को हरी झंडी मिल गई। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को एक और कामयाबी मिल गई। डीजीसीआई ने नाक के जरिए दी जाने वाली भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के दिन मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क का दौरा करेंगे। इस दिन दक्षिण अफ्रीका से लाए गए कुछ चीतों को वहां शिफ्ट किया जाएगा। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन रैंकिंग में एक स्थान ऊपर 9वें स्थान पर पहुंच गए। ये उनके करियर की बेस्ट रैंकिंग है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी नई फिल्म ब्रह्मास्त्र की सफलता के लिए प्रार्थना करने उज्जैन पहुंचे थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू करने लगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने रणबीर और आलिया का विरोध किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई। बजरंग दल का आरोप है कि रणबीर ने सरेआम बीफ खाने की बात कही। ऐसे में उन्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा। मीडिया चैनल के ऊपर रणबीर कपूर कहता है कि बीफ खाना अच्छी चीज है, तो ऐसे गो बख्शे को बाबा महाकाल के मंदिर में नहीं घुसेगा बजरंग दल। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। एक लड़का आया और पुलिस के साथ जुमाझटकी करने लगा। हमारे साथ भी जुमाझटकी की। मेरी वर्दी के बटन तोड़ दिए, नेम प्लेट भी तोड़ दी, प्लस हाथ में नोच भी दिया। इन सब के बीच रणबीर और आलिया महाकाल के दर्शन नहीं कर पाए। रणबीर और आलिया डायरेक्टर अयान मुखर्जी के साथ पहुंचे थे, लेकिन विरोध के चलते उन्हें वापस लौटना पड़ा। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ने का अनुमान है, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस के एक फैसले की वजह से एक बार फिर तेल की कीमतों में आग लगने वाली है, जिसका असर बाजार पर दिखने भी लगा। पिछले कुछ दिनों से कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $90 प्रति बैरल के करीब बनी हुई थी, लेकिन ओपेक प्लस देशों के एक फैसले के बाद कीमतों में 3% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया। ओपेक प्लस उन देशों का संगठन है जो कच्चा तेल एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें रूस भी एक है। इन देशों ने कच्चे तेल का उत्पादन कम करने का फैसला किया है। दुनिया की महाशक्तियां इन देशों से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की अपील कर रही थी, ताकि तेल की कीमतों में लगी आग पर काबू पाया जा सके। दुनिया की महाशक्तियां इन देशों से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की अपील कर रहे थे, ताकि तेल की कीमतों में लगी आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन इन देशों ने किया इसके बिल्कुल उलट। कच्चे तेल का उत्पादन और कम करने का फैसला कर लिया। कच्चे तेल के उत्पादन का सीधा असर उसकी कीमतों पर पड़ता है। अगर मांग के बराबर सप्लाई हो जाए तो कीमतें काबू में रहेंगी, लेकिन अगर मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो कीमतें बढ़नी तय हैं। तेल का खेल अब कुछ इसी रास्ते पर चल पड़ा है। जबकि कच्चे तेल का उत्पादन ओपेक प्लस देशों ने उस वक्त कम करने का फैसला किया था जब पूरी दुनिया में कच्चे तेल की मांग काफी कम थी, यानी 2020 में जब पहली बार कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया पर ब्रेक लगा दिया था और पूरी दुनिया में एक साथ सख्त लॉकडाउन लगाया गया। जब गाड़ियां चलनी बंद हुई तो पेट्रोल और डीजल की खपत भी कम हो गई। उसी वक्त कच्चे तेल की कीमतें $30 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। तब हालात संभालने के लिए ओपेक प्लस संगठन ने कच्चे तेल का उत्पादन कम करने का फैसला लिया था, लेकिन उसके बाद उस फैसले को पलटा नहीं गया था। लॉकडाउन हट भी गए और दुनिया कोरोना से आगे भी बढ़ गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाया नहीं गया था, क्योंकि कच्चे तेल का उत्पादन कम रखने में ही ओपेक प्लस देशों को ज्यादा फायदा होना तय है। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो कीमतें भी कम होंगी, जिससे ओपेक प्लस का नुकसान होगा। लेकिन अब कच्चे तेल के उत्पादन में हर दिन 1 लाख बैरल की कटौती बाजार पर बड़ा असर डालने वाली है, क्योंकि इस फैसले की वजह से दुनिया के उन सभी देशों का गणित बिगड़ना तय है जो कच्चे तेल का इंपोर्ट करते हैं। महंगे तेल की वजह से उन सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि पहले ही पूरी दुनिया में महंगाई लोगों का हाल बेहाल कर रही है। अमेरिका से यूरोप तक और ब्रिटेन से अफ्रीका तक दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी के कगार पर पहुंच गई हैं। ऊपर से यूक्रेन जंग के कारण बड़े व्यापारिक समीकरणों ने दुनिया को बेहाल कर रखा है। ये वो हालात हैं जिनकी वजह से ओपेक प्लस देशों को तेल का उत्पादन घटाने का फैसला करना पड़ा, क्योंकि मंदी का संकट अगर बढ़ा तो तेल की मांग कम हो जाएगी। काम धंधे अगर चौपट हुए तो तेल की मांग कम हो जाएगी। अगर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं औंधे मुंह गिरने लगी तो तेल की मांग कम होनी तय है। इसी संकट का अनुमान दुनिया की कई एजेंसियां पहले से लगा रही हैं। अगर मंदी आई तो तेल की कीमतें घटनी तय हो जाएंगी। इसलिए ओपेक प्लस संगठन ने उत्पादन को और कम करने का फैसला लिया। अब अगर तेल की कीमतें और बढ़ी तो दुनिया का हर वो देश बेहाल होगा जो तेल के लिए विदेशों पर निर्भर है।
लेकिन ये हालात अमेरिका के लिए बहुत बड़ी फजीहत की वजह बन सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने पिछले करीब 6 महीने में ओपेक प्लस संगठन पर दबाव बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन बाइडेन की किसी भी कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। कई बार सऊदी अरब और यूएई के नेताओं से बात करने के बाद बाइडेन सऊदी अरब के दौरे पर भी चले गए, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार साबित हुई। यूक्रेन में छिड़ी जंग के बाद तेल की कीमतों का बढ़ना रूस की सबसे बड़ी जीत साबित हुई थी। महंगे तेल की वजह से पुतिन अमेरिका और यूरोप पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे रहे। हालांकि उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका और यूरोप का बहुत बड़ा नुकसान करने में वो जरूर कामयाब हो गए। महाशक्तियों की इस टक्कर में दुनिया के वो देश फंस गए जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं था। उन देशों की हालत खराब हो गई जो महंगे तेल का बोझ झेल नहीं पाए। बार बार बाइडेन तेल का उत्पादन बढ़ाने की अपील ओपेक प्लस से करते रहे, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। अब कच्चे तेल का उत्पादन और कम करने का फैसला बाइडेन के लिए इंटरनेशनल फजीहत से कम नहीं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बल की अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिनमें दानिश भट्ट और बशारत नबी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा बल ने इन दोनों आतंकवादियों को ढेर किया है। सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई और इसी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के हाथ ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये 2 तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो आतंकवादी हैं जो कि मारे गए हैं। दानिश भट्ट और बशारत नबी, ये दोनों आतंकवादी जो कि ढेर किए जा चुके हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में। राजस्थान के उदयपुर में अचानक कुंड के पास की दीवार गिर गई, जिसके चलते 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए। जल झूलनी एकादशी का मौका था और कई महिलाएं ठाकुर जी को नहलाने कुंड में पहुंची थी। इसी दौरान अचानक कुंड के पास की दीवार गिर गई और 7 महिलाएं कुंड में गिर गई, जिसके बाद गोताखोरों को बुलाया गया जो कुंड में उतरे और रबर की ट्यूब की मदद से महिलाओं को बाहर निकालने की कोशिश की गई। इस दौरान 2 महिलाओं की मौत हो गई, वहीं 5 महिलाओं का रेस्क्यू कर लिया गया। इस दौरान कुंड के पास भारी भीड़ जमा हो गई। अधिक संख्या होने की वजह से वो छज्जा गिर गया और वो पानी में मतलब सभी महिलाएं गिर गई। उसमें से लगभग 7 महिलाएं थी, जिसमें 5 को बचा लिया गया था और 2 महिलाओं की डेथ हो गई। वहीं इस मामले पर उदयपुर के जिलाधिकारी का कहना है कि कुंड के छज्जे पर महिलाओं की संख्या ज्यादा होने की वजह से दीवार ढह गई और हादसा हो गया। उधर झारखंड के धनबाद में मुथूट फाइनेंस में दिन दहाड़े लूट के इरादे से आए लुटेरों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश मारा गया जबकि 2 को दबोच लिया गया। बताया गया कि 5 लुटेरे हथियारों के साथ फाइनेंस कंपनी के अंदर दाखिल हुए, लेकिन इसी दौरान खबर मिलते ही फौरन एक्शन में आते हुए पुलिस ने सभी बदमाशों को अंदर ही घेर लिया। कुछ देर चले एनकाउंटर के बाद एक बदमाश को रस्सियों से बांधकर बाहर निकाला गया। कुछ जवान उसे इसी तरह पकड़कर पुलिस की गाड़ी तक ले गए। दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिनमें कुछ लोग इस घटना का वीडियो बनाते रहे। उसके दूसरे साथी को भी इसी तरह रस्सियों में जकड़कर जमीन पर लिटा दिया गया। उसके ऊपर एक जवान बंदूक ताने दिखा तो बाकी पुलिस वाले उसे घेर कर खड़े रहे। पास ही उस बदमाश के हथियार और गोलियां भी नजर आईं। थोड़ी दूर पर स्कूटर के बगल में मारे गए तीसरे लुटेरे का शव पड़ा दिखा और बताया गया कि इससे पहले जब हथियारों से लैस लुटेरे मुथूट फाइनेंस के अंदर घुसे तो उन लोगों ने चोर कर्मचारियों को डराने की कोशिश भी की, लेकिन तभी पुलिस वाले वहां पहुंच गए, जिन्हें देखकर वो भागने लगे। लेकिन उनके रफू चक्कर होने से पहले ही पुलिस ने सबको घेर लिया। शूटआउट में एक वहीं ढेर हो गया, जबकि 2 गिरफ्तार कर लिए गए। पता चला पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इनकाउंटर किया है। वहीं मौके से फरार 2 बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में एक नाबालिग लड़की पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, आरोपी ने लड़की के गले पर भी वार किया है, जिसके बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। तो नेल्लोर में नाबालिग पर तेजाब फेंकने का ये मामला सामने आया है। इसके साथ ही नाबालिग के गले पर भी वार किया है। फिलहाल जिस आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, उससे पूछताछ लगातार जारी है और दूसरी ही तरफ पीड़िता का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इधर जेपी नड्डा 12 देशों के राजनयिकों से मिलेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी को जानिए अभियान के तहत 12 देशों के राजनयिकों से मुलाकात करेंगे। ये कार्यक्रम शाम 4 बजे से दिल्ली में पार्टी दफ्तर में आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में प्रशासन ने लोगों के लिए बिना पानी में उतरे गणपति विसर्जन का इंतजाम किया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वहां कोई हादसा ना हो।
लखीमपुर मामले में गिरफ्तार आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भेजा और 26 सितंबर तक जवाब मांगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। सरकारी कॉलेज में हुई इस मारपीट की तस्वीर सामने आई है। शिमला के सरकारी कॉलेज में छात्रों के 2 गुट आमने सामने हो गए। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गईं। इन तस्वीरों में साफ नजर आया कि पहले तो क्लास में सब कुछ शांत था, सभी स्टूडेंट्स अपनी सीट पर बैठे अपना काम कर रहे थे। तभी वहां दूसरे गुट के छात्र पहुंचे। इन लोगों ने आते ही छात्रों से मारपीट शुरू कर दी। क्लास में मारपीट करने वाले छात्रों की संख्या काफी ज्यादा थी। कोई सीट के ऊपर खड़ा दिखा तो कई लोग कोने में दूसरे छात्रों को पीटते दिखे। तभी वहां पर पहले गुट के छात्र भी पहुंच गए। इन लोगों ने भी दूसरे गुट के छात्रों से मारपीट शुरू कर दी। हालांकि जल्दी से क्लास के टीचर्स भी वहां पहुंच गए। इन लोगों ने मारपीट कर रहे सभी छात्रों को बाहर निकाला। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हालांकि हिरासत में लिए गए सभी छात्रों को रिहा किया जा चुका। इस बीच अमेरिका ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन रूस को हथियार देकर पुतिन के हथियारों की किल्लत को दूर कर देंगे, जो कि यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस के सामने बहुत बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो गई है। और जंग के बीच रूस इस दुविधा में फंस गया कि वो हथियारों की कमी के कारण युद्ध को आगे बढ़ाए कैसे। ऐसे में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने पुतिन की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। कहा जा रहा है कि पुतिन के हथियारों की कमी को दूर करने के लिए रूस और उत्तर कोरिया के बीच डील हुई है, जिसके तहत उत्तर कोरिया बहुत जल्द रूस को बड़ी संख्या में तोप के गोले और रॉकेट की सप्लाई करेगा। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि उत्तर कोरिया की तरफ से रूस को कितनी बड़ी तादाद में हथियार की मदद मिलने वाली है। कहा जा रहा है कि पुतिन के सामने हथियारों की किल्लत पश्चिमी देशों के रूस पर कई प्रतिबंध लगाने के बाद खड़ी हुई, क्योंकि उनकी वजह से रूस हथियार नहीं बना पा रहा, जिसके कारण यूक्रेन युद्ध में कई मौकों पर रूस को शिकस्त झेलनी पड़ रही है। इसलिए अमेरिका का दावा है कि पुतिन हथियारों की भरपाई के लिए अब किम जोंग उन से हाथ मिलाने में भी पीछे नहीं हट रहे। यहाँ तक कि रूस के उत्तर कोरिया से रॉकेट और तोप के गोले खरीदने की खबर आग की तरह फैल गई। इससे पहले पुतिन ने ईरान से बड़े पैमाने पर ड्रोन खरीदने का सौदा किया था और कहा जा रहा है कि ईरान में बने ड्रोन अब रूस पहुंचने भी लगे हैं। यानी कि ईरान ने रूस में ड्रोन की सप्लाई शुरू कर दी है ताकि यूक्रेन युद्ध में उनका इस्तेमाल हो सके। और जंग में रूस को किसी तरह की हथियारों की किल्लत का सामना न करना पड़े, ऐसे में अमेरिका के साथ तनाव के बीच उत्तर कोरिया इन दिनों रूस के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने में जुट गया है। इसलिए अमेरिका का ये दावा है कि आने वाले वक्त में उत्तर कोरिया से रूस और ज्यादा हथियार खरीद सकता है। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया ने यहाँ तक संकेत दिए कि वो अपने मजदूरों को रूस के नियंत्रण वाले यूक्रेन के डॉनबास इलाके में भेजने को तैयार है। बताया जा रहा है कि इसके लिए उत्तर कोरिया के राजदूतों ने डॉनबास इलाके में पहुंचकर रूसी प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की थी। रूस और सीरिया के बाद उत्तर कोरिया ही ऐसा देश है जिसने यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क की आजादी को मान्यता दी है। माना जा रहा है कि इस तरह से किम जोंग उन लगातार पुतिन के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को 2-2 कह दिया कि उसकी धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होगा। इसके साथ ही तालिबान ने यह भी साफ किया कि भारत से संबंध तोड़ने के ख्वाब देखने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। यानी जिस पाकिस्तान ने तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा करने में सबसे ज्यादा मदद की थी, उसी से तालिबान अब पीछा छुड़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने तालिबान की मदद ये सोचकर की थी कि वो आने वाले दिनों में भारत के खिलाफ और बड़ी साजिश रच सकेगा। उसे उम्मीद थी कि भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने में तालिबान उसकी मदद करेंगे। वो न सिर्फ उसके कहने पर आंख मूंद कर भरोसा करेंगे, बल्कि उसकी कठपुतली बनकर उसकी हर बात भी मानेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि माना जा रहा है कि तालिबान को यह समझ आ चुका है कि उसके बिगड़ते हालात को सुधारने के लिए उसे पाकिस्तान से ज्यादा भारत की जरूरत होगी। क्योंकि तालिबान से अपना मकसद पूरा ना होता देख पाकिस्तान ने अपने कदम पीछे खींच लिए और इसी वजह से तालिबान अब भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। यही नहीं, तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तो भारत को इस बात की 100% गारंटी भी दी कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होगा। ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल पा लिया है और इसलिए अब वो ये दावा कर सकते हैं कि वहाँ की धरती से किसी के लिए खतरा नहीं होगा। इसके साथ ही तालिबान ने ये उम्मीद जताई है कि अफगानिस्तान में भारत के जितने भी अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, वो सभी जल्द पूरे हो जाएंगे। इसके साथ ही तालिबान ने ये उम्मीद भी जताई कि अफगानिस्तान में भारत के जितने भी प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, वो जल्द ही पूरे हो जाएंगे।
इसके लिए ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भारत से अफगानिस्तान में निवेश करने की भी अपील की। कहा जा रहा है कि तालिबान के इस कदम से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। और यूपी के हरदोई में एक गांव के लोगों ने एक लड़के को बच्चा चोर समझकर बुरी तरीके से पीट दिया। बताया यह गया है कि ये लड़का गांव में घूमते हुए दिखाई दिया तो लोगों ने उसे बच्चा चोर समझ लिया, जिसके बाद पहले तो उसे लोगों ने पकड़कर पूछताछ शुरू की और थोड़ी देर बाद उसे घेरकर पीटने लगे। गांव वालों के बीच घिरा लड़का अपने बचाव की कोशिश भी नहीं कर पाया। पहले तो एक आदमी ने उस पर लाठी से पीटना शुरू किया तो उसने भी बचाव की कोशिश की, लेकिन जब भीड़ उस पर टूट पड़ी तो उसकी सारी कोशिश बेकार हो गई। नाराज गाँव वाले थोड़ा सा भी नहीं रुके। कुछ देर बाद उन लोगों ने इस लड़के को रस्सी की मदद से एक हैंडपंप पर बांध दिया और फिर सभी लोगों ने मिलकर उस पर घूंसे और थप्पड़ों की बरसात कर दी। भीड़ में मौजूद लोगों में किसी ने उसे थप्पड़ जड़े तो कोई पीठ पर घूंसे बरसाता दिखा, जिसे जब मौका मिला उसी ने इस लड़के पर हाथ साफ कर दिया। जबकि इस मारपीट के तमाशे में कई महिलाएं भी शामिल दिखी और उन्होंने भी इस लड़के को बचाने की कोशिश नहीं की। इसी दौरान जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और इस लड़के को हिरासत में ले लिया। ये गांव से आ रहा था, वहाँ पे कुछ लोगों ने, गांव वालों ने उसको पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की है। पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पहुंची है। बताया गया कि जब ये लड़का गांव से निकल रहा था तभी लोगों ने उसे बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। दिल्ली के पास गाजियाबाद के एक हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई जिस पर हंगामा मच गया। लिफ्ट में एक पालतू कुत्ते ने 9 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। घटना के वक्त कुत्ते की मालकिन भी लिफ्ट में मौजूद थी और उन्होंने कुत्ते के गले में बंधे पट्टे को पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी कुत्ते के बच्चे ने काट लिया। 9 साल का बच्चा लिफ्ट में पहले से मौजूद था। उसके कंधे पर स्कूल का बैग था और वो ट्यूशन पढ़कर लौट रहा था। अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला और एक महिला अपने पालतू कुत्ते के साथ लिफ्ट में आ गई। महिला पीछे की तरफ आती गई जबकि बच्चा पहले से पीछे था। कुत्ते के साथ महिला को देखकर बच्चे को शायद डर लगा होगा, इसलिए वो अगले हिस्से की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी कुत्ते ने अचानक उस पर हमला कर दिया। बच्चा कराहने लगा, उसे बुरी तरह चोट लगी थी, लेकिन महिला का बर्ताव देखकर ऐसा जरा भी नहीं लगा कि उसे बच्चे पर रहम भी आया हो। बच्चे को इतनी जोर से चोट लगी थी कि उसका खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन महिला केवल तमाशा देखती रही। लिफ्ट खुली तो महिला निकलने की कोशिश करने लगी। कुत्ते ने फिर बच्चे को काटने की कोशिश की, लेकिन वो बचने में कामयाब रहा। सोसाइटी की लिफ्ट में हुए इस हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि पालतू कुत्तों से आम लोगों को होने वाले खतरों पर एक नई बहस छिड़ गई। इससे पहले पिटबुल कुत्तों के हमलों की वजह से भी पूरे देश में हंगामा मच गया था, क्योंकि पिटबुल कुत्ता दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता माना जाता है, जिसके हमलों में बड़ी संख्या में लोग जान गंवा चुके हैं। लेकिन गाजियाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में जिस कुत्ते ने हमला किया वो भी कोई कम खतरनाक नहीं है। ये कुत्ता बीगल नस्ल का बताया जा रहा है। बीगल एक शिकारी कुत्ता होता है। ब्रिटेन में ये खास तरह के शिकारी कुत्ते कई नस्लों को मिलाकर करीब 200 साल पहले बनाए गए थे। इनका मकसद था ब्रिटेन में फसलों की छोटे जानवरों से और खास तौर से खरगोश से बचाना। उन्हीं का शिकार करने के लिए शिकारी कुत्तों की ये नस्ल बनाई गई थी। बीगल कुत्तों की ऊंचाई काफी कम होती है। कम ऊंचाई होने की वजह से ये खेतों में खड़ी फसलों के बीच से अपना शिकार की तरफ आसानी से दौड़ लगा सकते हैं। इनमें गजब की फुर्ती होती है। हालांकि इन्हें पालने पर कोई रोक नहीं और पालतू जानवरों का व्यापार करने वाले इन कुत्तों को बिना किसी रोक टोक के बेचते भी हैं। लेकिन इस तरह के शिकारी कुत्ते केवल परिवार के लोगों या अपने मालिक की तरफ ही वफादार हो सकते हैं, लेकिन घर के बाहर के किसी भी शख्स पर ये हमला कभी भी कर सकते हैं। खासतौर पर इन कुत्तों की कमी ये है कि इन्हें कैद में रहना या चार दीवारी में रहना अच्छा नहीं लगता। ऐसे कुत्तों को अगर घूमना फिरना वक्त पर ना मिले तो ये अपना दिमागी संतुलन तक खोने लगते हैं और हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए हर वक्त इनकी सेवा करना आसान नहीं है। मसलन जिस कुत्ते ने लिफ्ट में बच्चे पर हमला किया उसका एक और वीडियो वायरल हुआ। लिफ्ट वाली घटना के बाद वो महिला सोसाइटी के बेसमेंट में कुत्ते को घुमाती हुई देखी गई। जिस बच्चे को कुत्ते ने काटा उसके पिता ने ये वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया। हैरानी की बात यह है कि कुत्ते को घुमाने के लिए किसी पार्क में, सड़क पर या खुली जगह पर नहीं, बल्कि सोसाइटी के एक बेसमेंट को चुना गया। ऐसा अगर कुत्ते के साथ अक्सर होने लगे तो ये भी उसके बर्ताव में बदलाव की वजह बन सकता है। ऊपर से शिकारी कुत्तों की फितरत ही कुछ ऐसी होती है, इन्हें खास तरह की ट्रेनिंग देना सबसे जरूरी माना जाता है। लेकिन परेशानी केवल ट्रेनिंग नहीं बल्कि ये है कि इस तरह के शिकारी कुत्तों के लिए देश में कोई नियम नहीं। जिनके घरों में ये कुत्ते हैं वो तो इन्हें घर के किसी सदस्य से कम नहीं मानते, लेकिन पड़ोसियों के लिए ये कुत्ते बहुत बड़ा खतरा बन रहे हैं। इसलिए अब ऐसे कुत्तों पर सख्त नियम बनाने की मांग भी उठने लगी है। देश के कई शहरों में पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के नियम का पालन किया जाता है
ऊपर से देश के बड़े हिस्सों में हाउसिंग सोसाइटी और बहुमंजिला इमारतों का बढ़ रहा चलन बड़े खतरे की घंटी है। जिस लिफ्ट में एक कुत्ते ने महज 9 साल के बच्चे पर हमला किया, उस लिफ्ट में कोई भी हो सकता था। वो किसी का भी बच्चा हो सकता था, कोई बुजुर्ग या कोई महिला या कोई गर्भवती महिला भी हो सकती थी। पालतू कुत्ते के हमले में कोई अनहोनी कभी भी कहीं भी हो सकती है। इसलिए अब आवाज उठने लगी है कि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सख्त नियम बनाए जाएं। लोगों को लगने लगा है कि ये पालतू कुत्ते अब बड़ा खतरा हैं। तो इसके पास कुत्ता है, वो अपने कुत्ते को समझता है कि उसका बच्चा है। सही बात है कि समझिए, पालिए भी, मगर अगर ये किसी को हानि पहुंचाते तो सही नहीं है। ऐसी घटनाओं का विरोध करने वाले भी मानते हैं कि वो पालतू कुत्तों के विरोधी नहीं हैं। और सोसाइटी में आप देखेंगे तो बहुत बच्चे हैं, शाम को बहुत सारे बच्चे यहाँ इस सोसाइटी में घूमते हैं। गाजियाबाद की घटना में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बच्चे के पिता की तहरीर के आधार पर थाना नंदग्राम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। लेकिन बहुमंजिला इमारतों में इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं, इसलिए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि देश में कई शहरों में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सख्त नियम भी बनाए गए हैं। कुछ जगहों पर लिफ्ट में पालतू कुत्तों को ले जाने पर रोक लगी है। उन जगहों पर पालतू कुत्तों को सीढ़ियों से ही ले जाया जाता है ताकि बाकी लोगों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता ना हो। कुछ जगहों पर पालतू कुत्तों के आने जाने के लिए सिर्फ सर्विस लिफ्ट के इस्तेमाल का नियम बनाया गया ताकि बाकी लोगों को कोई असुविधा ना हो। कुछ जगहों पर तो पालतू कुत्तों को रखने पर ही रोक लगाई गई है। हालांकि 1960 के क्रूटली एनिमल एक्ट के तहत ऐसे ज्यादातर नियमों पर बड़ा प्रहार किया गया है, क्योंकि ये एक ऐसा कानून है जो जानवरों पर होने वाली ज्यादती को बंद करने के लिए बनाया गया था। ये कानून कहता है कि पालतू जानवरों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुत सी हाउसिंग सोसाइटी के बनाए गए नियमों पर अदालतों में मुकदमे भी चल रहे हैं और बहुत से नियम रद्द भी किए जा चुके हैं, जबकि कई जगहों पर लोग चाहकर भी सख्त नियम लागू नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये कि जानवरों की सुरक्षा के लिए तो सख्त कानून है, पर खतरनाक शिकारी कुत्तों से सुरक्षा के लिए कानून सख्त नहीं दिखता है। इधर गणेश उत्सव पर एकनाथ शिंदे राजभवन पहुंचे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे राजभवन में आयोजित गणपति उत्सव में शामिल हुए। श्रीनगर में पुलिस और सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 35 किलो आईईडी बरामद किया। यूपी के संभल में एक आदमी और महिला का शव खेत से बरामद हुआ। आशंका है कि इनकी गोली मारकर हत्या की गई। और गुवाहाटी में भारी बारिश और जलभराव से लोग परेशान हो चुके हैं। हाल ये है कि सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। गुवाहाटी में महज कुछ घंटों की बारिश में ही सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। यहाँ घुटनों तक पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत होने लगी। हाल ये है कि जलभराव की वजह से कई लोगों की गाड़ियाँ पानी में फंस गई। थोड़ा सा बारिश होने से ही ये रास्ता पूरा पानी से ब्लॉक हो जाता है। आज तो थोड़ा ज्यादा बारिश हुआ है, इसीलिए आप भी देखिए ये कितना पानी हो गया। लोगों का कहना है कि हर साल इस रास्ते का यही हाल होता है और सिर्फ थोड़ी ही बारिश में ये रास्ता पानी में लबालब भर जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ा है। अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। बताया ये जा रहा है कि बीएसएफ के जवान मेंटेनेंस का काम कर रहे थे और इसी दौरान उन पर गोलियां चलाई गई। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर को तोड़ते हुए गोलियां बरसाई है। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में फायरिंग पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से की गई है। बीएसएफ के जवान जो कि अपना काम कर रहे थे, उसी दौरान बीएसएफ के जवानों पर ये फायरिंग की गई, जिसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक कार रेस प्रतियोगिता में रोंगटे खड़े कर देने वाला ऐसा खतरनाक हादसा हुआ कि देखने वालों की सांसें अटक गईं। रेस के दौरान फर्राटे से दौड़ती एक कार ने अचानक आग पकड़ ली और उसके टायर के करीब से आग की लपटें निकलती दिखी। देखते ही देखते पूरी कार धुएं की फैक्ट्री बनी नजर आई। इतना धुआं कि वो कार में मौजूद ड्राइवर का दम ही घोंट डाले। हालांकि इस हादसे से पहले एक खिताब पाने के लिए बेताब दर्जनों गाड़ियां रेस ट्रैक पर हवा से बातें कर रही थीं। सभी खिलाड़ी अपनी अपनी कार भगाने में लगे थे, किसी भी तरह एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी थी। लेकिन तभी कैमरे की नजर 4 नंबर की उस कार पर पड़ी जिसमें अचानक आग लग गई। आग ने कार की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए और धुआंधार दौड़ रही कार धुएं में ही छिप गई। रोमांचक रेस में हुए भयानक हादसे ने दर्शकों को लगभग हार्ट अटैक ही दे दिया। कार के अंदर धुआं ही धुआं था, पर राहत की बात रही कि रेसिंग ड्राइवर केविन हार्विक का बाल भी बांका नहीं हुआ।
जब वो कार से सही सलामत बाहर निकल गए तब सबकी जान में जान आई। इसके बाद तुरंत आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। हालांकि केविन हार्विक की जान तो बच गई, लेकिन टॉप 5 में चल रहे केविन 33वें नंबर पर जा गिरे और उन्हें बीच रेस में से निकलना पड़ा। इस बात का ठीकरा उन्होंने कार की खराबी पर फोड़ा और रेस के आयोजकों पर भड़क गए। बिहार के मुंगेर से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें आरजेडी के 2 गुट आपस में मारपीट करते दिखाई दिए। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें आरजेडी कार्यकर्ता एक दूसरे पर दनादन डंडे बरसाते नजर आए। सामने आए वीडियो में एक कमरे से कई लोग बाहर निकलते दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही वो बाहर आए पहले से डंडे के साथ इंतजार कर रहे आरजेडी के दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं ने उन पर जोरदार हमला बोल दिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और काफी देर तक लड़ते रहे। कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़ने का वीडियो सामने आने के बाद मुंगेर आरजेडी के जिलाध्यक्ष ने भी हैरानी जताई। जैसे हम सत्ता में आए हैं, मारामारी हो रहा है प्रखंड अध्यक्ष बनने के लिए। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त मारपीट हुई आरजेडी के नगर अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था, लेकिन तभी दोनों गुट के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए। वहीं मारपीट की घटना के बाद आरजेडी ने बिहार में हो रहे संगठन चुनाव को ही निरस्त कर दिया। इधर नीतीश कुमार 2024 की तैयारी में जुट गए। दिल्ली दौरे पर पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। इससे पहले नीतीश कुमार ने राजधानी में लेफ्ट दलों के नेताओं से भी मुलाकात की और मिलकर काम करने की बात कही। जबकि शाम को वो INLD नेता ओम प्रकाश चौटाला से मिलने गुरुग्राम पहुंचे। तो हम लोग एक साथ हैं ना, इसलिए आ रहे हैं। बीजेपी ने बिहार के मुख्यमंत्री के दौरे पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि वो बिहार को बाढ़ में डूबता हुआ छोड़कर दिल्ली चले गए। मीडिया में बने रहने के लिए